दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के एक टॉपिक भारतीय संविधान के भाग एक, अर्थात टॉपिक का नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अर्थात यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करें तो भाग एक का विषय क्या है, भाग एक में क्या लिखा हुआ है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में भाग एक में लिखा गया है। भाग एक की बात करें तो अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक भाग एक का उल्लेख किया गया है। अर्थात भाग एक में 4 अनुच्छेद है, 1, 2, 3 और 4 अनुच्छेद है। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 1 के बारे में। यदि हम अनुच्छेद 1 के बारे में बात करते हैं तो अनुच्छेद 1 भाग 1 से संबंधित है और इसमें संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। अर्थात इसमें क्या है, भाग एक के अनुच्छेद 1 में क्या लिखा गया है? संघ का नाम क्या है और राज्य क्षेत्र के बारे में लिखा हुआ है। और इसके बारे में क्या बताया? संघ का नाम क्या होगा? इंडिया होगा, यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया यानी भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 से 3 बातें स्पष्ट होती है, जैसे कि देश का नाम क्या है, राज पद्धति का क्या प्रकार है और देश के भूभाग के बारे में बताया गया है। देश का क्या नाम है, राज पद्धति का क्या प्रकार है और देश के भूभाग के बारे में बताया गया है। अब संविधान की बात करें तो संविधान में सभी स्थानों पर संघ का इस्तेमाल किया गया है। संविधान में क्या है, सभी स्थानों पर क्या किया गया है? संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। संविधान में फेडरल शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। फेडरल का अर्थ होता है कि राज्यों से केंद्र की ओर शक्ति का हस्तांतरण, जबकि हमारे यहाँ क्या हुआ है कि राज्यों ने केंद्र को कोई शक्ति नहीं दी है। जबकि अमेरिका जैसे देश में क्या होता है, राज्य क्या करते हैं? केंद्र को शक्ति देते हैं। इसीलिए अमेरिका में FBI होती है, FBI मतलब फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जबकि हमारे यहाँ क्या होता है? CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फिर बात करें एकात्मक का अर्थ होता है केंद्र से राज्य की ओर शक्तियों का हस्तांतरण होना। फेडरल का अर्थ होता है राज्यों से केंद्र की ओर शक्ति का हस्तांतरण होना। उसी प्रकार एकात्मक का अर्थ क्या होता है? केंद्र से राज्य की ओर शक्तियों का हस्तांतरण होना। अब बात करें अनुच्छेद 1 की, तो अनुच्छेद 1 में कौन कौन सी बातें लिखी गई है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार शांति काल में भारत कैसा होता है? फेडरल होता है। शांति काल में क्या होता है? भारत कैसा होता है? फेडरल होता है, अर्थात शक्तियों का हस्तांतरण राज्यों से केंद्र की ओर होता है। और आपातकाल में भारत कैसा हो जाता है? एकात्मक, अर्थात एक आपातकाल में सारी शक्तियां केंद्र के हाथ में आ जाती है और केंद्र से राज्यों में शक्तियां हस्तांतरित होती है। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार बात करें तो संविधान की मूल प्रकृति कैसी है? फेडरल। लेकिन संविधान में फेडरल शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं किया। क्यों? क्योंकि अमेरिका के भारत क्या है? राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है। अर्थात भारत में राज्यों ने कोई समझौता नहीं किया गया मिलके, जैसा कि अमेरिका में है। अमेरिका में 50 राज्य हैं। कितने राज्य? अमेरिका में 50 राज्य हैं। 50 राज्यों ने मिलकर एक समझौता किया और समझौता करके एक राष्ट्र का निर्माण किया, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में एक राष्ट्र है और उसमें सुविधा के लिए राज्यों का निर्माण किया गया है। बल्कि भारत क्या है? प्राचीन काल से ही एक राष्ट्र रहा है, जबकि अमेरिका में क्या है? एक एक राज्य मिला है और फिर जाके राष्ट्र का निर्माण हुआ है। अब बात करें भारत में, तो भारत में देश के द्वारा राज्य बनाए गए, न कि राज्यों के द्वारा देश का निर्माण किया गया है। भारतीय संविधान में एकात्मकता और फेडरेशन दोनों की विशेषताएं पाई जाती है। इसलिए अधिकांश लोग क्या है? भारतीय संविधान को क्वासी फेडरल कहते हैं, अर्थात अर्ध परिसंघीय मानते हैं भारत के संविधान को। क्यों? क्योंकि इसमें एकात्मकता और फेडरेशन दोनों की विशेषताएं पाई जाती है। भारत क्या है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। भारत क्या है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, जबकि अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। बस समझ गए? भारत विनाशी राज्यों का कैसे? क्योंकि भारत में कभी भी राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। एक राज्य को तोड़ के 2 राज्यों का निर्माण होता है। जैसे हाल ही में 2014 में क्या हुआ है? 2014 में आंध्र प्रदेश को तोड़कर हैदराबाद क्या कहते हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2 राज्य बनाए गए। उसी प्रकार बिहार को तोड़कर क्या है? झारखंड को अलग किया गया। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को तोड़कर उत्तराखंड को अलग किया गया। मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश को तोड़कर क्या है? छत्तीसगढ़ को अलग किया है। तो भारत जैसे देश में क्या है कि यह क्या है? विनाशी राज्य, अर्थात इसमें राज्यों को नष्ट किया जा सकता है, राज्यों को तोड़ा जा सकता है, दूसरे राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 1 की बात करें तो इसके अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में कौन सी चीज़ें शामिल है? सभी राज्य जो भारतीय संघ के हैं, सभी केंद्र शासित प्रदेश और अन्य अधिकृत क्षेत्र, ये सब भारतीय संघ के या भारतीय राज्य क्षेत्र में शामिल होंगे।
अब दो चीज़ होती है, एक तो भारत का राज्य क्षेत्र होता है, एक होता है भारतीय संघ। एक तो क्या होता है, भारतीय राज्य क्षेत्र होता है, एक भारतीय संघ। अर्थात भारत का राज्य क्षेत्र बड़ा है भारतीय संघ से। अब आप सोचते होंगे भारतीय राज्य क्षेत्र कैसे बढ़ा है। जैसे भारतीय राज्य क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे हमारे हवाई जहाज, जो हमारे हवाई जहाज है, हमारा हवाई जहाज उड़ के यदि अमेरिका चला जाता है तो वह हवाई जहाज अमेरिका का नहीं हो जाता है, वह फिर भी भारत का ही रहेगा, जबकि वो रहेगा कहाँ पे, अमेरिका की धरती पर। जैसे हमारे दूतावास दुनिया में पता नहीं कितनी जगह पे हैं, सभी राष्ट्रों में हमारे दूतावास होते हैं, उच्चायुक्त, जहाँ उच्चायुक्त भी बैठते हैं और हमारे राजदूत भी बैठते हैं। तो हमारे जो दूतावास होते हैं वह हमारी संपत्ति मानी जाती है, होती तो दूसरे देश की भूमि पर है लेकिन हमारी संपत्ति मानी जाती है, अर्थात वह भी भारत का राज्य क्षेत्र ही माना जाएगा। तो इसलिए भारत का राज्य क्षेत्र बड़ा है, किसकी वजह है, भारतीय संघ की। अब बात करते हैं अनुच्छेद 2 की। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 की बात करें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 भारतीय संघ के भाग 1 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 2 में क्या, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 2 में क्या किया गया, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार संसद को यह शक्ति मिली हुई है कि वह किसी भी राज्य को भारत में मिला सकती है। संसद को जो भी शर्तें उचित लगे उसी के आधार पर नए राज्य की स्थापना कर सकती है। अर्थात संसद को जैसा लगेगा उसी के आधार पर वह साधारण बहुमत से ही क्या करेगी, यह प्रावधान लागू कर सकती है। और यह प्रावधान भारत से बाहर के राज्यों के लिए भी लागू है। ठीक है, जरूरी नहीं भारत में ही हो, जैसे अंडमान निकोबार हो या भारत की भूमि से बाहर हो, सबके ऊपर यह चीज़ लागू होती है। फिर अनुच्छेद 3 की बात करें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 कहता है, जो भारत वन में है, क्या कहता है ये, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्य के गठन संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो इसमें नए राज्य के गठन संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। इसके अनुसार संसद किसी भी राज्य को विभाजित करके नए राज्य का गठन कर सकती है। संसद क्या कर सकती है, किसी भी राज्य को विभाजित करके नए राज्य का गठन कर सकती है। और इसके अनुसार संसद के द्वारा किसी भी राज्य के नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। संसद के द्वारा क्या, किसी भी राज्य के नाम में, क्षेत्र में और सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। अब बात करें नए राज्य के गठन की क्या प्रक्रिया होती है। क्या नए राज्य के गठन की क्या प्रक्रिया होती है। नए राज्य के गठन से संबंधित विधेयक क्या राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। अर्थात नए राज्य से संबंधित यदि विधेयक आएगा तो उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाएगा। विधेयक को संबंधित राज्य के पास भेजा जाता है और विधानमंडल में भी पेश किया जाता है। अर्थात जिस राज्य को के टुकड़े करने हैं या जिस राज्य का निर्माण करना है उस राज्य के पास भेजा जाएगा और उस फिर क्या होता है, उसके विधानमंडल में वो पेश होता है। राज्य के विधानमंडल की सहमति और असहमति से विधेयक पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक को लौटाए जाने की सीमा वैसे भी निर्धारित होती है कि राष्ट्रपति को इतने दिन में विधेयक को वापस लौटाना है। अब राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक को लौटाने की समय सीमा में बदलाव भी किया जा सकता था, लेट भी किया जा सकता है और जल्दी भी किया जा सकता है। नए राज्य के गठन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि लोकसभा में हो, राज्यसभा में भी यह विधेयक पेश किया जा सकता है। नए राज्य के गठन के लिए विधेयक को संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से पारित करना आवश्यक है। अब आगे बात करें, नए राज्य के गठन के लिए पेश किए गए जो विधेयक होता है, नए राज्य के गठन के लिए पेश किए गए विधेयक को राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार के लिए कभी भी लौटाया नहीं जा सकता। अर्थात एक बार यह पास हो गया दोनों सदनों से तो उसे पास ही माना जाएगा। अब अनुच्छेद 4 की बात करें, अनुच्छेद 4 में क्या लिखा हुआ जो भाग 1 में है। अनुच्छेद 4 के अनुसार पहली और चौथी अनुसूची में जो परिवर्तन है उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। पहली और चौथी अनुसूची में, पहली और चौथी अनुसूची में जो परिवर्तन किए जाते हैं, संशोधन किए जाते हैं, उनको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये हमारे अनुच्छेद 4 में लिखा गया है। अब आता है हमारा बेरुवारी केस 1960 का। क्या बेरुवारी केस हमारे 1960 का है। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि भारत के राज्य क्षेत्र में क्षेत्र का कोई भी भाग संविधान संशोधन के बिना किसी अन्य देश को नहीं दे सकते। यदि आपको भारत के किसी भी क्षेत्र को यदि दूसरे देश को देना है तो आप इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया। फिर नवा संविधान संशोधन 1960 होता है। 1960 में नवा संविधान संशोधन होता है। इसके संशोधन के द्वारा बेरुवारी क्षेत्र किसको दिया गया, पाकिस्तान को दिया गया। किसको, बेरुवारी क्षेत्र। और बेरुवारी क्षेत्र की बात करें तो यह क्षेत्र पाकिस्तान को नेहरू नून समझौते के तहत दिया गया था। किसको, पाकिस्तान को किसके तहत दिया गया, नेहरू नून समझौते के तहत दिया गया था।
और नेहरू नून समझौता क्या है, 1958 में किया गया था। ये नेहरू जी और जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिरोज खान नून था, इन दोनों के बीच में हुआ था। तो यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। नेहरू नून समझौता भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिरोज खान नून के बीच में हुआ था। तो इसमें बेरोबारी की जो क्षेत्र था वह क्या पाकिस्तान को दिया गया था। अब सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा इस संबंध में वो देखते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो 1969 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि सामान्य सीमा विवादों को हल करने के लिए संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है। छोटे मोटे जो सीमा विवाद हो उसको हर बात में आपको संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है। सामान्य सीमा विवादों को मंत्रिमंडल के निर्णय से भी हल कर सकते हैं, लेकिन निर्णय के दौरान यदि राज्य क्षेत्र या भूभाग की यदि हानि होती है देश को, लेकिन है ना, निर्णय के दौरान राज्य क्षेत्र या भूभाग की हानि नहीं होनी चाहिए। यदि हानि हो रही है तो आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इसी क्रम में क्या होता है, फिर हमारा 100वां संविधान संशोधन होता है। क्या 100वां संविधान संशोधन होता है 2015 के अंदर। 2015 के अंदर 100वां संविधान संशोधन होता है। और 100वें संविधान संशोधन के तहत क्या बांग्लादेश के साथ भारत के भूभाग का आदान प्रदान किया जाता है। 100वें संविधान संशोधन के अनुसार भारत ने बांग्लादेश को 111 एनक्लेव दिए और बांग्लादेश ने भारत को 51 एनक्लेव दिए, अर्थात ये छोटी छोटी कॉलोनियाँ थी जो दी गई। तो बांग्लादेश को तो 111 एनक्लेव और बांग्लादेश ने भारत को क्या 51 एनक्लेव दिए। एनक्लेव मतलब एक ऐसी भूमि जो विदेशी क्षेत्र से घिरी हुई है, जैसे कि ये भारत और बांग्लादेश की बाउंड्री है। जैसे ये तो भारत है, ठीक है, और ये बांग्लादेश है। तो बंटवारे के समय क्या है कि छोटे छोटे गांव थे, जैसे ये एक गांव है, ये एक गांव है, ये एक गांव है, ये एक गांव है, छोटे छोटे गांव थे। तो भारत की भूमि में क्या बांग्लादेश के गांव थे, ये गांव ये गांव ये गांव ये सब बांग्लादेश के थे। उसी प्रकार इंडिया के गांव बांग्लादेश में रह गए ये कुछ गांव। तो भारत वालों ने कहा कि ये गांव सारे के सारे क्या है अब इंडिया के माने जाएंगे। तो बांग्लादेश ने कहा ये वाले गांव है ना, ये सब किसके माने जाएंगे, बांग्लादेश के माने जाएंगे। तो टेरिटरी का एक्सचेंज कर दिया। तो इस तरह हमने क्या किया, 100वां संविधान संशोधन किया और इसके तहत क्या किया, जो एनक्लेव है उसका स्थानांतरण किया। बांग्लादेश को तो 111 एनक्लेव दे दिए गए और बांग्लादेश ने भारत को क्या 51 एनक्लेव दे दिए गए। तो इस तरह हमने भारत और भारत के भूभाग के लिए भाग 1 देखा, जिसमें अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक के अनुच्छेद थे। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।